हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। आज है 6 सितंबर 2020 और ये है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर और हम करने जा रहे हैं इसको डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ आपकी ये है, बॉर्डर एक्शंस वायलेटरल एग्रीमेंट्स, राजनाथ टेल्स चाइना। देखिए, कल मीटिंग हुई जो डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच इंडिया और चाइना के। कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। जब निष्कर्ष ही नहीं निकला तो मीटिंग हुई या ना हुई उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कशन निकलता तब हम इसको डिस्कस करते हैं। बस चीज़ों को देखते हुए चलो कि अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है। ओके, तो आते हैं फिर अगले आर्टिकल्स की तरफ। ये दिल्ली के पक्षियों का निकला है कि दिल्ली में मेट्रो में कौन कौन से पक्षी चलते रहते हैं। देखिए, ये सब काम का नहीं होता। जो काम की न्यूज़ें हैं सिर्फ उन्हें ही पढ़िए, बाकी फालतू न्यूज़। देखिए ये वाली न्यूज़, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैनी हैंड्स एंश्योर ग्रीन फील्ड्स फॉर ट्राइबल विलेजेस इन उड़ीसा, ट्रेडिशनल सिस्टम सस्टेन्स कम्युनिटी। देखिए, आपने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का नाम सुना होगा। यहाँ पर ये इसको फॉलो करते हैं। ट्राइबल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, विलेजर्स हेल्प करते हैं एक दूसरे की उनकी लैंड को प्रॉपर बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक हर लिखा हुआ है, तो ये किसी औरत के बारे में बताया गया है कि उसके हस्बैंड्स की डेथ हो गई थी। एक लैंड का पैच उसके पास पड़ा हुआ था। कम्युनिटी वर्किंग के थ्रू, यानी कि गांव के लोगों ने मिलकर के उसको सुधारा और उस पर कल्टीवेशन स्टार्ट की और आज वो एक अच्छी, बहुत अच्छी जो क्रॉप यील्ड है वहाँ पर निकलती है। तो उन्होंने कोई डिमांड भी नहीं की एनी वेजेस, और फ्री में इसको कहते हैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कुछ इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, आप बस देखते हुए चलिए। सच एल्ट्रिज्म में साउंड स्ट्रेंज टू मोस्ट, तो ये आपको अजीब लग सकता है, पर उड़ीसा के बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ इस तरह के ट्रेडिशंस को अपनाती हैं। एवरीवन एलोंग इज स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन, तो वो चाहते हैं कि सभी सस्टेन रहें, सभी स्ट्रॉन्ग बने रहें। यहाँ देखिए, द कंसेप्ट ऑफ लेबर कोऑपरेटिव्स, तो कंसेप्ट ऑफ लेबर कोऑपरेटिव्स की यहाँ पर बात हो रही है। इज स्टिल इन वोग इन ऑलमोस्ट ऑल ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग द डोंगरिया खोंड, जुआंग, लांजिया, सुरा, सौरा, डिडिया, पौडी, बुयान, कांड, जनक क्या क्या हैं इन उड़ीसा। ठीक है, तो ये सारी ट्राइबल्स हैं। इन सब में लेबर कोऑपरेटिव्स का कंसेप्ट आज भी जारी है। हाउएवर नॉट मैनी आर अवेयर ऑफ दीज रेजिलियंस कंडीशन, बहुत सारे लोग अवेयर भी नहीं हैं। लेकिन जब उड़ीसा स्टेट ट्राइबल म्यूज़ियम में अभी फेस्टिवल हो रहा था तो डोंगरिया खोन ट्राइब के बारे में लेबर कोऑपरेटिव्स का एक शॉर्ट फिल्म वहाँ पर दिखाई गई। उसके बाद ये मुद्दा थोड़ा सा आगे आया कि जो हमें लेबर कोऑपरेटिव्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ये देखिए सॉरी, यहाँ पर डोंगरिया खोंड के बारे में बताया गया है। ये एक वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जो उड़ीसा में रहता है। ये रहते हैं नियामगिरी हिल रेंज, जो कि 4500 फीट की ऊंचाई पर है। उसके आसपास ये लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इनके पास हैं 10 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लेबर शेयरिंग कंसेप्ट। तो 10 टाइप्स होते हैं जो कोऑपरेटिव लेबर के होते हैं कि आप किस तरीके से कम्युनिटी की मदद करोगे, उसके टाइप्स हैं, उनको कहते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लेबर्स। तो यहाँ पर इनके पास 10 टाइप्स हैं। हेयर फार्मिंग रिक्वायर्स मोस्ट लेबर व्हिच एज ए सिंगल फैमिली कैन नॉट प्रोवाइड, तो जहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा फार्मर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, आप अकेली फैमिली से कुछ नहीं कर सकते, तो उस जगह पर ये टर्म काम में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कम्युनिटी मेंबर्स कम टुगेदर, तो सारे विलेजर्स कम्युनिटी मेंबर्स साथ आते हैं, तो रिड्यूस करते हैं वो कॉस्ट को और इंश्योर करते हैं डिग्निटी ऑफ ऑल मेंबर्स। तो सभी मेंबर्स की डिग्निटी सिक्योर रहती है और जो कॉस्ट है फसल की वो भी कम होती है। दो द कोऑपरेटिव एडोलेसेंट बॉय गर्ल्स वुमेन कंट्रीब्यूट, तो सभी इसमें आते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो, कैसा भी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है, इन ए सहाबाती सिस्टम। तो ये सहाबाती क्या सिस्टम है, ये आप याद रखिए, लेबर कंसेप्ट है और लेबर कोऑपरेटिव्स के टर्म्स में रिलेट है। ऑल डे डोंगरिया हाउस होल्ड्स ऑफ विलेज वर्क इन ट्यून इन द डे ऑन द लैंड ऑफ वन विलेज, तो एक विलेजर को चुनेंगे कि आज हम सब सारे गांव के लोग तेरे खेत की जो है उसको फसल को हम बनाएंगे। आज तेरा पूरा खेत जो है वो करा जाएगा, उस पर काम होगा। तो सारे विलेजर्स एक पर्सन के खेत पर जाएंगे, अगले दिन किसी दूसरे के खेत पर सारे, ये पहला वाला भी जाएगा। तो इसको कहते हैं सहभाती सिस्टम। इस तरह के 10 सिस्टम यहाँ पर हैं।
उड़ीसा के अंदर। इन ए वेरिएशन एक है, देखिए ये पुंडबाटी सिस्टम, इसमें क्या होता है 10 से 15 मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और वर्कर्स आर रिक्वायर्ड इन अ फील्ड। तीसरा सिस्टम है दासी बाती सिस्टम। इन ए कोऑपरेटिव्स ऑफ यंगर अनमेरिड गर्ल्स फ्रॉम द विलेज आर कॉल्ड अपॉन टू टेक लेस स्टेनुअस बट टीडियस वर्क सच एज बीडिंग। तो खेत में वीड जो उग जाती है उसको ख़त्म करने के लिए, फेंसिंग बनाने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए क्रॉप को। एक सिस्टम यहाँ पर है धंगदबाती, ठीक है, धंगदबाती सिस्टम। यंग बैचलर्स इसमें आते हैं, वो ट्रीज़ को गिराना है या फिर लगाना है, होइंग करनी है, कैरिंग लॉक्स, डिगिंग पिट्स, इस सब कामों को करते हैं। फिर एक आता है धातारू बाती सिस्टम, ओल्डर मैंस एक दूसरे की हेल्प करते हैं इन लिक्विड शेयरिंग। तो ये कुछ सिस्टम्स हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुंडाबाती, दासीबाती, धंगबाती एंड धारूबाती टर्म्स आर रिलेटेड टू विच। तो टर्म्स आर रिलेटेड टू लेबर कोऑपरेटिव्स टाइप्स, ठीक है। ये श्योर क्वेश्चन आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। ऑलराइट, ओके, ये देखिए, ये एक डिस्कवरी हुई कि किस तरीके से जो अफ्रीकन सहारा है वो पूरा ड्रॉट में बदल गया। जो सहारा का डेजर्ट था, जो पहले ग्रीन था, जो पहले ग्रीन सहारा था, वो किस तरीके से डेजर्ट में बदल गया और इसका साउथ ईस्ट एशिया पर क्या प्रभाव हुआ। देखिए कि ये है आपका अफ्रीका एंड ये है आपका साउथ ईस्ट एशिया। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से एक जेट स्ट्रीम गुजरती है, तो जो भी इम्पैक्ट इधर होगा उसका पूरा पूरा, जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी उसका पूरा इम्पैक्ट साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, इंडिया नॉर्थ इंडिया से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ को पड़ता है। तो जो कुछ भी इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ उसका सारा असर इधर भी दिखता है। तो यही बात हुई। देखते हैं कि मेगा ड्रॉट पर यहाँ रिसर्च हुई 4000 से 5000 साल पहले पर ये बात चल रही है। द टीम कलेक्टेड स्टेलेगमाइट सैंपल्स फ्रॉम द केव इन लाओस एंड एग्जामिन ऑक्सीजन। तो आपको पता होगा कि कार्बन डेटिंग वगैरह या कार्बन 14 जो प्रयोग होते हैं उनको करते हुए यहाँ पर वियतनाम की केव्स में सैंपल्स लिए गए। ऑल्सो कंडक्टेड डिफरेंट मोलिकुलर एंड पैलोक्लाइमेटिक एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया गया कि चट्टानें कहाँ की हैं, कब की हैं। तो डाटा ने सजेस्ट किया कि ड्यूरिंग दिस पीरियड में मीन्स 4000 से 5000 साल पहले सहारा स्टार्ट लॉसिंग इट्स वेजिटेशन। तो सहारा पहले वेजिटेटिव था, जैसे कि आज आपका इक्वेटोरियल रीजन है उस तरह का। स्टार्टेड लॉसिंग इट्स वेजिटेशन, द रिड्यूस्ड प्लांट ग्रोथ लेड टू इंक्रीज्ड एयरबोर्न डस्ट। तो फिर प्लांट रिड्यूस होने लगे, तो प्लांट रिड्यूस होंगे तो डस्ट आएगी, ठीक है, विच कूल द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन भी ख़त्म होता चला गया, शिफ्टिंग द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न एंड कोज्ड अ कंडीशन सिमिलर टू जैसे कि यार अलिनो होता है ना कि पैसिफिक में कुछ हुआ तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के मानसून पर भी पड़ता है, तो सेम तरह का इफेक्ट चल रहा था यहाँ पर। सहारा डेजर्ट में कुछ भी हो रहा था तो इम्पैक्ट सीधे साउथ ईस्ट एशिया पर जा रहा था। This ultimately led to a large reduction in monsoon moisture across Southeast Asia that lasts more than 1000 year। यहाँ पर देखिए, तो जो कुछ मिला उससे हमें वो सब डाटा क्या दिखाता है, दैट द डिमाइस ऑफ द ग्रीन सहारा ऑल्सो कोज द कोलैप्स ऑफ द एक्काडियन एम्पायर ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये अफ्रीकन रीजन है, तो ये आपका मेसोपोटामिया जो मिस्र वाला इलाका और नील नदी के किनारे बना था वो मेसोपोटामिया था। साथ में ये इंडिया है, तो इंडिया में बना था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इन दोनों पे पूरा पूरा असर यहाँ पर पड़ा। अब देखिए मेसोपोटामिया में एम्पायर चल रहा था एक्काडियन एम्पायर, तो ये एम्पायर ख़त्म हो गया 4000 से 5000 BC। और आपने पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डी अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हो गया 2000 से 1000 BC के करीब। दिस मेगा ड्रॉट पीरियड जो कि इस समय से स्टार्ट हुआ also brought about the many lifestyle changes in mainland South Asia country like Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, वियतनाम। तो साउथ ईस्ट एशिया में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। मैंने बताया आपको जेट स्ट्रीम के थ्रू यहाँ से इम्पैक्ट पड़ा होगा, 100% यही इसका रीज़न रहा होगा, क्योंकि इंडिया के ऊपर से भी यही चीज़ गुजरती है जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को यहाँ पर लेकर के आती है। द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ कल्टिवेटेड सीलर्स millets in central Thailand and rice in northeast Thailand were during this period. It also introduced the nucleated village agrarian few। तो यहाँ पर बताया गया है कि
जो वियतनाम और कंबोडिया वाला इलाका है जो साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पर हमें सबसे पहले मिलते हैं सीरियल्स मिलेट्स की जो ट्रेसेस वहाँ पर मिलते हैं। और न्यूक्लिएटेड विलेज जो कि एग्रेरियन लाइफ स्टाइल पर चलती थी, उनके भी यहाँ पर ट्रेसेस मिले हैं। Studies of ancient DNA sequencing of human genome have also point to population changes in mainland South Asia about 4000 years ago, leading to some immigration of the region. अब डीएनए सीक्वेंसिंग भी दिखाती है ह्यूमन जीनोम्स की कि एक पर्टिकुलर एरिया में कौन रहता था और वो माइग्रेट क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर मेगा ड्रॉट ही आया होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर प्रूफ किया गया है। हमारे काम का क्या है, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और खोज मिल गया, और उसको पक्का करने के लिए आप इस जो स्टडी है इसको भी लॉन्च कर सकते हैं कि मेगा ड्रॉट स्टडीज़ ने भी ये शो किया है कि जो मेगा ड्रॉट आया था 4000 से 5000 बीसी से स्टार्ट होना शुरू हुआ था और यह लगभग 1000 बीसी तक चला था। तो उस समय में इंडस वैली पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। तो ये इसमें पॉइंट्स थे, ठीक है। इस तरीके से रिसर्च हुई। रिसर्च के कुछ तरीके भी यहाँ पर दिए गए हैं कि किस तरीके से आप रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च में आप में कार्बन आइसोटोप, ऑक्सीजन, ट्रेस मेटल और स्टेलेगमाइट चट्टानों वट्टानों की खोज करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए ये आर्टिकल कंपनसेशन स्कीम के ऊपर है, जो हम पूरे हफ्ते पढ़ते हुए आ रहे थे। इन्होंने इसको कंपाइलेशन कर दे FAQ के अंदर दे दिया। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये आखिर हुआ क्या। देखिए 41वीं मीटिंग हुई GST काउंसिल की। उसमें क्वेश्चन उठा कि भाई GST कंपनसेशन स्कीम जो कि 5 साल के लिए लागू हुई थी, निर्मला सीतारमन ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। 2.35 लाख का बहुत बड़ा शॉर्टफॉल GST जो उसमें हुआ है, GST कलेक्शंस में। ओके, हाँ, दिस इज़ द टर्म। GST कलेक्शन में 2.35 लाख का यहाँ पर शॉर्टफॉल हमें यहाँ देखने को मिला है। तो इन्होंने कहा कि ये हमारी अब कोई लायबिलिटी नहीं बनती कि हम स्टेट्स को GST कंपनसेशन दें। तो ये बात इस पहले पैराग्राफ में यहाँ पर बताई गई थी। आपको पता होना चाहिए कि GST कंपनसेशन है क्या। तो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया, द लॉ जिसने क्रिएट किया नेशन वाइड GST। अब GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था, ठीक है। उससे क्या हुआ, स्टेट्स जो पहले सेल्स टैक्स लगाते थे वो सेल्स टैक्स ख़त्म हो गए। अब उन्हें GST का पार्ट मिलेगा। GST में SGST का पार्ट मिलेगा, IGST का भी पार्ट स्टेट्स को मिलेगा। इट वाज एग्रीड कि जो रिवेन्यू शॉर्ट, जैसे कि आप पहले सेल्स टैक्स से 100 रुपये कमाते थे और अब GST से आपको 70 रुपये मिल रहे हैं, तो इसके बीच में जो 30 रुपये बची उसको सेंटर देगा। और सेंटर किस चीज़ से देगा, GST कंपनसेशन सेस इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो सेंटर की लायबिलिटी बनती है कि वो इस 30 रुपये की भरपाई करे। लेकिन जो 41वीं मीटिंग थी उसमें इन्होंने कह दिया कि अब हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, जबकि 5 साल के लिए अप्लाई किया था, 2022 तक देना ही देना था और अभी 2020 ही चल रही है। तो इशू मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए सेक्शन 7 ऑफ द GST कंपनसेशन और टू स्टेट्स एक्ट में ये बातें लिखी हुई हैं, इज़ डन एनुअली बाय प्रोजेक्टिंग ए रेवेन्यू। तो ये भी मान करके चलेंगे कि जो स्टेट्स हैं उनके सेल्स टैक्स में 14% बढ़ोतरी होती है हर साल। अगर वो चीज़ लागू होती तो हम सेम काम GST में लेकर के चलेंगे कि हाँ, सेंटर मानेगा कि GST में भी हर साल 14% की बढ़ोतरी होगी और हम उस हिसाब से पैसा देंगे। लेकिन हुआ क्या, फॉर द 2021 फिजिकल ईयर द रिवेन्यू शॉर्टफॉल 3 लाख करोड़ का एस्टीमेट है। लेकिन हम ये एस्टीमेट वाली बात नहीं करेंगे। विद द कंपनसेशन फर्स्ट एक्सपेक्टेड टू हैव ओनली 65,000 करोड़ थ्रू सेस। तो ये तो आपकी फोरकास्ट है अगले जो फाइनेंशियल ईयर की। इस फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए 41वीं GST काउंसिल में कह दिया कि देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन टू मेक गुड्स एनी शॉर्टफॉल इन GST। तो यहाँ निर्मला सीतारमन ने कहा कि हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनती, जबकि ऑब्लिगेशन बनती है क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 101 जो एक्ट यहाँ पर डाला है। और अब ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात लिखी हुई है और आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो आप रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम नहीं कर रहे, आप एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं हैं। GST काउंसिल टू डिवाइस ए सोल्यूशन, इन्होंने कुछ बताया कि भाई हमारी ऑब्लिगेशन नहीं है, अब स्टेट्स को जो करना है वो करो। साथ में इन्होंने कहा कि हम तुम्हें 2 ऑप्शन भी दे रहे हैं, उनमें से कोई सा एक ऑप्शन आप चूज़ भी कर सकते हैं। देखिए हैज़ प्रपोज, तो क्या ऑप्शंस दिए, दैट द स्टेट्स बोरो, कि स्टेट मार्केट से डायरेक्टली बोरो कर लें।
द सेंटर हैज़ ऑल्सो कंटेंडेड दैट द प्रोजेक्टेड शॉर्टफॉल, देखिए इस साल शॉर्टफॉल जो हुआ वो 2.35 लाख करोड़ का हुआ, जिसमें से ये कह रहे हैं कि 97 जो 1,000 करोड़ रुपीज़ हैं वो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के कारण उसमें हमें घाटा हुआ है, और टोटल शॉर्टफॉल हुआ है 2.35 लाख करोड़ रुपीज़ का। अब कह रहे हैं कि हम इतना तो दे सकते हैं 97,000 करोड़, लेकिन वो भी हम कंपनसेशन के रूप में अब नहीं देंगे। उसके बावजूद जो आपका बचता है 1.3 लाख करोड़ वो एक्ट ऑफ गॉड के नाम पर छोड़ दिया जाए। एक्ट ऑफ गॉड की वजह से उतने का शॉर्टफॉल आया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि ये इनकी जो इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम जब जीएसटी लाया था, ये इनकी लायबिलिटी बनती है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने बताया कि जो 97 करोड़ रुपए का हमारे पास जीएसटी का पैसा पड़ा हुआ है, जो जीएसटी कंपनसेशन सेस से आया, उसको भी हम अब सेस के हिसाब से नहीं देंगे। आप डेब्ट सिक्योरिटी लाइए, उसको मार्केट में बेचिए और मार्केट से बोरो कीजिए, आरबीआई के थ्रू या मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू, ठीक है। तो इसमें ये भी कहा कि जो रेट हैं इंटरेस्ट रेट वो बहुत कम रखे जाएंगे, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह पे के हिसाब से होते हैं उन्हीं के हिसाब से दे दिया जाएगा। एंड इन द इवेंट ऑफ कॉस्ट बीइंग हायर बियर अ पार्ट ऑफ द डिफरेंस थ्रू अ सब्सिडी, दिस एडिशनल बोरोइंग बाय द स्टेट विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर एज पार्ट ऑफ द स्टेट डेब्ट फॉर पर्पज ऑफ द ओवरऑल डेब्ट सर्कुलेशन। ओके, तो ये देखिए और क्या कहा, और दूसरा ऑप्शन इन्होंने क्या दिया, दूसरा ऑप्शन ये दिया कि 2.35 लाख करोड़ का जो शॉर्टफॉल हुआ है आप उसको पूरा का पूरा बोरो कर लीजिए, लेकिन आपको प्रिंसिपल देने की ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जो प्रिंसिपल है वो कंपनसेशन फंड से दे दिया जाएगा। तो दो ऑप्शन दिए, स्टेट्स को पसंद नहीं आया कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इशू क्या हुआ, सेवरल स्टेट्स ने कहा कि आप इस तरह से ऑप्शंस को इन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया कि आप ऑप्शन मत दीजिए, हमें पैसा दीजिए जो आपने कहा था 2017 में जब इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, ठीक है, कंपनसेशन फंड से। तमिलनाडु इन द लेटर टू प्राइम मिनिस्टर को ये बात लिख करके बताई, स्ट्रेस दैट द स्टेट्स हैव एग्रीड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अनइक्वेबल कमिटमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो जीएसटी सिर्फ इसी शर्त पर लागू हुआ था कि जीएसटी कंपनसेशन दिया जाएगा, अगर आप अब जीएसटी कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं तो आपने हमारे साथ धोखा किया। ऑब्जर्विंग दैट स्टेट्स हैड नॉट सफर्ड लॉसेज pandemic but had also been the forefront of the battle to prevent the disease, Tamil Nadu said that any delay in ensuring the compensation would compromise essential capital spending by the to restart the economic effective। देखिए तो इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा लेटर में कि देखिए स्टेट्स ने किया है जो भी कुछ किया है, स्टेट सबसे आगे रहे हैं पेंडेमिक को कंट्रोल करने में भी, और हमारा बहुत खर्चा हुआ है इस सबको करने में, और अब अगर हमें जीएसटी कंपनसेशन का पैसा नहीं मिला तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं चल पाएंगी और स्टेट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली हैं इकोनॉमी को इफ़ेक्टिवली रन करने के लिए। दीज स्टेट डिसमिस द सेंटर्स कंटेंशन दैन एनी एडिशनल बोरोइंग बाई इट वुड बी डेटलोरियस मैक्रो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज एंड पॉइंटेड आउट द ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग शेल ओवरऑल गवर्नमेंट। तो यही बात बताइए कि हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी गिर जाएगी अगर हमने जो आपने हमें पैसा नहीं दिया जीएसटी कंपनसेशन का, और साथ में मैक्रो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज भी आपके जो परव्यू में आते हैं और उनको निपटने के लिए आपको ही कोई कदम लेने पड़ेंगे, और ये ऑप्शन वगैरह हमें मत दीजिए, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है, जो कहा था वो करिए। तो ये स्टेट्स की यहाँ पर दिक्कत थी, और ये जीएसटी कंपनसेशन पूरा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम इसे एक हफ्ते से लेकर के पढ़ रहे हैं, तो रोज़ रोज़ सेम चीज़ें पढ़ना ठीक नहीं होता। अगर हम पूरे हफ्ते का छोड़ देते तब ऐसे पढ़ते तो भी आपको फ़ायदा होता, लेकिन होता क्या है कि सभी रोज़ भी पढ़ाते हैं और आज भी पढ़ाएंगे, हमने भी पढ़ा दिया, ठीक है, वरना बच्चे कहेंगे कि ये नहीं पढ़ा है इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जबकि ये सब पहले ही बता चुके हैं। अब ये देखिए 13वां अमेंडमेंट, यहाँ श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन का 13वां अमेंडमेंट जो लागू हुआ था 1987 में, इसको लेकर के कंट्रोवर्सी है। एक दूसरी कंट्रोवर्सी है 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर के। तो यहाँ पर जो बात हुई है वो 13वें को लेकर के हुई है, 19th को लेकर के नहीं हुई है। 19th को लेकर के कंट्रोवर्सी हमने अपनी एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दी है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है श्रीलंका में, उसको लेकर के ये वीडियो है, वो आपको चैनल पर मिल जाएगी, एक्सप्लेनेशन वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे 13वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। देखिए जो 19वां था वो 2015 में लागू हुआ था, और वो प्रेसिडेंट की पावर्स को कट करके पार्लियामेंट की पावर्स को बढ़ा रहा था, ठीक है। तो उसको ख़त्म किया जाएगा, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, सब कुछ चेंज करेंगे। फिर साथ में 13वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसने
जो पावर शेयरिंग वाला मॉडल लागू किया 1987 में। इन्होंने कहा कि सेंटर से पावर का डेवोल्यूशन होगा टू द स्टेट्स की तरफ को। जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं तो वहाँ पर स्टेट्स की जगह पर हम कहेंगे प्रोविंसेस, क्योंकि आज भी उन्हें वहाँ पर प्रोविंसेस के नाम से ही जाना जाता है, ना कि स्टेट के नाम से। तो प्रोविंशियल्स यहाँ पर बने हुए हैं, सेंटर है वो होल्ड करती है प्रोविंशियल को। तो 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कह रहा था कि पावर का डेलीगेशन किया जाएगा टू द प्रोविंसेस। तो लेजिस्लेशन क्या था, क्या देखिए, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने साइन किया था जयवर्धने जी के साथ जुलाई 1987 में, ठीक है। इज़ एन अटैम्प्ट टू रिजोल्व, तो श्रीलंका में एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा था। आपको पता है कि तमिल जो एलएम लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलएम है, और दूसरी तरफ सिन्हालीज कम्युनिटी जो कि मेजोरिटी में है, उन दोनों के बीच यहाँ सिविल वॉर छिड़ी हुई थी। तमिल्स अपने आप में डिटरमाइंड थे और सोट अ सेपरेट स्टेट, और इन्हें चाहिए था सेपरेट। देखिए, गौर फरमाइए फिर से, ये आपका अगर श्रीलंका है तो इतने इलाके में तमिल लोग बसते हैं। देखिए, नॉर्थ और ईस्ट इन्होंने घेरा हुआ है, ये तमिल लोग हैं। और ये जो बाकी के बचे, ये आपके सिन्हली कम्युनिटीज़ हैं जो कि रेसिडेंट्स हैं, लोकल लोग हैं, कहाँ के, श्रीलंका के। तो इस तरीके से स्टेट दो हिस्सों में बटा हुआ है पूरा का पूरा कंट्री। तो ये चाहते हैं कि तमिल इसको अलग ही कर दो और इसको अलग कर दो और हमें अपना सेपरेट स्टेट दे दो। 13वां अमेंडमेंट एक्ट ने क्रिएशन किए प्रोविंशियल काउंसिल। अब दो को छोड़ो, इन्होंने प्रोविंशियल काउंसिल्स क्रिएट कर दिए 13वें अमेंडमेंट के थ्रू कि हम पावर शेयर करेंगे और प्रत्येक प्रोविंस जो है वो सेल्फ गवर्न होगा। देखिए, ये श्रीलंका, तो ऐसे 10 यहाँ पर इन्होंने प्रोविंस बना दिए कि इसकी अलग हम सबको अलग अलग पावर देंगे और वो अपने एरिया में अपनी पावर को अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन वगैरह सब नीचे बांट दिए गए कि लोकल लेवल पर काम होगा। द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हैव नॉट मच हेडवे इन पार्टिकुलर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द पुलिस एंड लैंड हैव बीन नेवर बीन इम्प्लीमेंटेड। तो कायदे से जो पुलिस वाला मुद्दा था और लैंड वाला मुद्दा था वो कभी लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो ओवरराइड कर रही थी प्रेसिडेंट के साथ। एक तो फाइनेंशियल पावर्स नीचे भेजी ही नहीं गई, उनका डेलीगेशन ही नहीं किया गया, ऊपर से प्रेसिडेंट जो है वो भी ओवरराइड कर रहे थे पावर्स में। तो उसके चलते पुलिस और लैंड इन दोनों का मुद्दा भी कभी लागू ही नहीं हो पाया। देखिए, इनिशियली द नॉर्थ एंड द ईस्टर्न प्रोविंस मर्ज नॉर्थ ईस्ट प्रोविंशियल काउंसिल। तो धीरे धीरे जो ये नॉर्थ में बनाई थी एक काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल, और एक ईस्ट में बनाई, इन दोनों को मिला करके एक कर दिया गया, बट फिर अलग कर दिया 2007 में, ठीक है। बट डीमर्ज इन 2007 सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तब। तो अब मुद्दा क्या है, 13वां अमेंडमेंट कैरीज कंसिडरेबल बैगेज फ्रॉम द सिविल वॉर। तो सिविल वॉर के बाद ये 13वां अमेंडमेंट आया था, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं 13वें अमेंडमेंट एक्ट पर, वॉसिफोरियस बाई बोथ। देखिए, सिन्हाला नेशनलिस्ट और एलटीटीई, दो मैंने आपको पार्टी बताई कि आधे में ये एलटीटीई अपना प्रभुत्व जमाते हैं, नॉर्थ में और ईस्ट में, और इधर सिन्हली मेजोरिटी में है फॉर्मर। तो जो सिन्हली कम्युनिटी के लोग हैं वो कहते हैं कि आप जो आपने जो पावर दी है, ही द फॉर्मर थॉट इट वाज टू मच पावर टू शेयर। तो ये कहते हैं कि जो आपने नीचे पावर का डेवोल्यूशन किया है वो बहुत ज़्यादा पावर आपने दे दी, इससे तमिल लोगों में जो है जोश की भावना आएगी और हो सकता है कि वो एक सिविल वॉर फिर से छेड़ दें। तो ये मुद्दा कहते हुए सिन्हलीज ने कहा कि इतनी ज़्यादा पावर नीचे मत दीजिए, तमिल लोग ऊपर आएंगे, फिर वो एक तरीके से एक सेपरेटिस्ट स्टेट की और ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे। लेकिन अब जो ये तमिल लोग हैं ये भी कुछ कम नहीं है, बोले सर इतनी ज़्यादा पावर दे रहे हो, थोड़ी सी और दे दो। तो इन्हें पावर कम लग रही थी, इन्हें पावर ज़्यादा लग रही थी। तो सिन्हालीज को लग रहा था कि पावर बहुत ज़्यादा दे दी, तमिल्स को लग रहा था कि पावर बहुत कम है और मिलनी चाहिए। तो मुद्दा सीधे वही था। देखिए, डिस्कशन का मुद्दा ये था कि सिन्हलीज को लग रहा था कि तमिल्स ऊपर ना जाएं और तमिल्स को यहाँ मौका मिल गया कि ऊपर आने का। तो दोनों ही सही थे अपने अपने इंटरवेंशन में। दो साइन बाई द पावरफुल प्रेसिडेंट इट वाज वाइडली परसीव द नाइबर वाइडिंग हेजेमनिक इन्फ्लुएंस। तो तमिल्स आपको पता है कि इंडिया से ही फिली हुए हैं और फिशर मैन एक तरीके से ये लोग हैं। देखिए, द तमिल पॉलिटी स्पेशली इट्स डोमिनेट नेशनलिस्ट सस्टेन डज नॉट फाइंड द 13th amendment sufficient in its ambit and sufficient, however some including the Tamil
national alliance which chiefly represented the Tamils of the north and eastern in parliament post war era until the setback of recent polls। देखिए इतना ज़्यादा काम का नहीं है, मैंने जो आपको बता दिया कि तमिल्स क्या चाहते हैं और सिन्हलीस क्या चाहते हैं वो आपको पता चल ही गया होगा। अब वाई इज़ द 13वां अमेंडमेंट सिग्निफिकेंट, तो 13वें अमेंडमेंट का सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको बता दिया। देखिए फिर से गौर फरमाइए। देखिए तमिल्स को, देखिए सिन्हलीज़ यहाँ पर हैं मेजोरिटीज़ में, क्योंकि वो लोकल्स हैं तो मेजोरिटी में हैं। लगभग 60% आप यहाँ पर मान सकते हैं और 40% यहाँ पर हैं तमिल्स। तो ये मेजोरिटी में हो गए और ये माइनॉरिटी में हो गए। अब जो माइनॉरिटी वाले हैं उससे तो होगा फ़ायदा, उन्हें तो होगा फ़ायदा क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पर मिलेगी और हो सकता है कि वो धीरे धीरे मेजोरिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन जो मेजोरिटी वाले हैं उनको डर लगने लगा था इसी बात का कि ये माइनॉरिटी वाले धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। तो यही था कि जो सिन्हला बुद्धिस्ट मेजोरिटेरियंस हैं वो इसको हमेशा ही अपोज करते रहे 13वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के। ओके, तो अब ये देखिए ये पूरा पैरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हु वांट्स इट्स एबॉलिश, तो कौन चाहेगा कि ये इम्प्लीमेंट ना हो कि 13वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर से वहीं आ जाइए, कौन चाहेगा? मेजोरिटी वाले सिन्हालीस चाहेंगे कि ये 13वां अमेंडमेंट ख़त्म हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर्स तमिल को भी मिल रही हैं। ओके, तो स्टैंड क्या है राजपक्षे जी का? तो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे हैं और जो प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे हैं। अभी तक इन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन कुछ मुद्दे चल रहे हैं कि इन्होंने 13+ के नाम से एक इनिशिएटिव चलाया था। इनिशिएटिव कुछ ऐसा था कि अभी तो और अमेंडमेंट होंगे 13 से ज़्यादा भी और उसमें हम और ज़्यादा पावर्स देंगे। तो इस तरीके से करते करते इन्होंने इलेक्शंस भी जीते 2 बार, 2005 से लेकर के 2015 तक ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रहे और इसी मुद्दे को लेकर के ये आगे चले। फिर यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस चीज़ को लेकर के जो बायलैटरल टॉक्स वगैरह होती हैं उनमें बातचीत करते रहते हैं। लेकिन श्रीलंका ये वंडर करता है कि इंडिया जो है कहाँ तक जाएगा तमिल लोगों के क्वेश्चंस को लेकर के, कि इंडिया की सोवरेनिटी का उसकी श्रीलंका की सोवरेनिटी का क्या होगा अगर इंडिया इस तरह के क्वेश्चंस को प्रीफर करेगा। एंड एमिड ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल इनसिक्योरिटी भी इससे बढ़ रही है। एक सिविल वॉर होने की यहाँ पर संभावना है श्रीलंका और सिन्हलीज़ कम्युनिटीज़ के अंदर अगर 13वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हटा तो। देखिए 13वां भी अच्छा था और 19वां भी अच्छा है, तो 19वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। ओके, तो ये था आपका आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। सिर्फ 4 न्यूज़ें आपके काम की थी, ठीक है। और यकीन मानिए चारों की चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब यकीन मानिए दो पर आर्टिकल्स डायरेक्ट आ सकते हैं। एक तो वो जो लोकल जो वो था आपका ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ वाला, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका डिस्कशन आज का ख़त्म करते हैं यहीं पर ही, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और चलिए फिर, थैंक यू।